दोस्तों, आज मैं आपको छायावाद की मशहूर कवित्री महादेवी वर्मा की कहानी बिंदा सुनाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा महादेवी वर्मा के बारे में बताता हूँ, उनका जीवन परिचय देता हूँ। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था, फर्रुखाबाद जिले में। कहा जाता है कि उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों बाद, यानी कि 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार किसी कन्या का जन्म हुआ था। इसलिए उनके बांके बिहारी नाम के जो दादाजी थे, बाबू बांके बिहारी, इतने खुश हुए कि उन्होंने उनका नाम महादेवी रख दिया। महादेवी वर्मा के पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। विवाह के समय अपने साथ सिंहासनासीन भगवान की मूर्ति भी लाई थी। वे प्रतिदिन घंटों पूजा करती थी और रामायण, गीता एवं विनय पत्रिका का पारायण करती थी। उनका जो संगीत में भी उनका काफ़ी लगाव था और उसमें उनकी रुचि थी। इसके बिल्कुल विपरीत उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा सुंदर, विद्वान, संगीत प्रेमी, नास्तिक, शिकार करने और घूमने के शौकीन, मांसाहारी तथा हंसमुख व्यक्ति थे। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रानंदन पंत एवं निराला का नाम लिया जा सकता है, जो उनसे नियमित और हर वर्ष राखी बंधवाते थे। उनकी शिक्षा जो है वो इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती है। बीच में शादी हो गई उनकी और कुछ दिन शिक्षा इसीलिए स्थगित करनी पड़ी। शादी के बाद महादेवी वर्मा जी ने 1919 में क्रॉसवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगे। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और जब 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, वे एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध और स्थापित हो चुकी थी। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर सखियों के बीच में ले जाती थी और कहती थी, सुनो, यह कविता भी लिखती है। उन्होंने 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया और तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार और रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। उनकी शादी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से हुई थी, लेकिन महादेवी वर्मा का पारिवारिक जीवन में या गृहस्थ जीवन में ज़्यादा रुचि नहीं थी। इसलिए वो पति से अधिकांशतः अलग रहती थी। हालांकि उनके पति मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वो कभी कभी उनसे मिलने भी जाती थी, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सुखमय था। महादेवी वर्मा जी के 8 कविता संग्रह हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत,
दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा। इसके अलावा उन्होंने गद्य भी लिखा है, जैसे रेखा चित्र, संस्मरण और उनके चुने हुए भाषणों का संकलन। निबंध भी उन्होंने खूब लिखे हैं, ललित निबंध। उनका जो फेमस है वो क्षणदा। और कहानियाँ भी उन्होंने चिटपुट लिखी हैं, जिसमें एक कहानी गिल्लू है और दूसरी जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वो है। इसके अलावा उनकी जो कहानियाँ हैं वो संस्मरणात्मक हैं, यानी कि संस्मरण के रूप में उन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का एक संग्रह उनका आया था 1963 में, हिमालय के नाम से। महादेवी वर्मा ने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिखा, जैसे कि ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। 1943 में महादेवी वर्मा जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म विभूषण उपाधि दी। 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1970 नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये था उनसे संक्षिप्त परिचय। अब प्रस्तुत है कहानी बिंदा, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। भीत सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप में ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में ही 14 की हो चुकी है। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्ष बालिका की सी सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सलज्ज उत्साह से अपरिचित। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला, मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से भी अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा या विंदेश्वरी के धुंधले चरित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। बिंदा उस समय मेरी बाल्य सखा थी, जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना है। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली मां की कल्पना मेरी बुद्धि में कहां ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंखें मूंद कर पड़ी रहने वाली बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों से ऐसा कोमलता से दबाकर लाती थी और ले जाती थी
कि उनको कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उसमें सावधानी से भरे जाते दोनों और कीड़े मकोड़ों को भी अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए मैं रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वो भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का ये सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। और बिंदा के भी तो मां थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनीदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नागदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मनाकर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता, तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। उठती है या आऊं? बैल कैसे? दीदे क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर आकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना, मुझे बाजीगर के तमाशा जैसे लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कार्य असंभव थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मैं समझ नहीं पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन ऊधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उनके संक्षिप्त हैं से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो।
2 पैसों में आने वाली खजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसका सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। क्या सबकी अम्मा एक तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ क्षण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वो तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज कर घर में आती है वो बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती, इसी से मैंने सोच कर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे नई रहेंगी और न डांटेंगी न मारेंगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने मां से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। मां मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई थी कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आश्रय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्किट, जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। मां का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन में जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंबे से दिन भर बंधा पाया था और भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा चलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को ही मिलता। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखराकर उनके स्थान पर बिल्ली की कालियों धारियों जैसे रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हो। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया हुआ उफना जा रहा दूध, बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी उंगलियों से छूट कर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो रही। पंडिताइन चाची से कहकर दवा क्यों नहीं लगवा देती, ये समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो। उसे मैं अपने घर खींच लाई अवश्य, पर न ऊपर और न खंड में मां के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खो सकी।
इतने में दीवारें लांग कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रुद्ध कर दी। इसी से घबराहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई ये बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमता का स्थान था, न अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेव लेकर वहां हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वो मुंह में कपड़ा ठूंस कर हंसी रोकने लगी। तो मेरे मन का कोई समाधान न हो सका। तब मैं एक दिन दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था, और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर, दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, ये मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही सब कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती हैं, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। फिर तो बिंदा को दुखना संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आके पूछती हुई बिंदा के घर चल। जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वो विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएगी, और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह तो हो रहा है, और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा कर। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था? तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। दोस्तों, ये कहानी थी महादेवी वर्मा की।
बिंदा। आशा करता हूं कि ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मैं ऐसी ही किसी मशहूर रचनाकार की कहानी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।